हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 29 है, जो कि सेकंड लास्ट वीडियो है। और उसके बाद वीडियो नंबर 30 आएगी, जो कि जिसमें नीट वगैरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टोटल 65 क्वेश्चंस। तो 65 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और वो सभी 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हुए थे। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है और जो भी वो पूछते हैं, वो सब डिफरेंस जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये भी समझ जाओगे कि किस तरह से वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका सेल्फ एनालिसिस अगर करना है आपको, तो ये सबसे बेस्ट क्लास है आपके लिए। पूरे चैप्टर में हम एक तरह से रिवाइज कर लेंगे इसको क्वेश्चंस के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो टोटल क्वेश्चन 65 हैं जो हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पीछे से, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे। और उम्मीद है आपको लगभग इसके सभी क्वेश्चन पहले से ही आते होंगे। तो क्वेश्चन है आउट ऑफ, इस तरीके से 180, आउट ऑफ 2s एंड 2p विच हैज हायर एनर्जी। ओके, हायर एनर्जी 2p की है, n प्लस एल रूल, 2 + 1 = 3। Okay, state Hund's rule, simple. No pairing take place until all the orbitals are completely half-filled. Draw the structure of dx² to y². मैं पहले ही बता दूं, ये आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा, क्योंकि है ही खास। ये क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है। और इस स्ट्रक्चर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस स्ट्रक्चर में आपके एक्सिस पर जो लॉब्स हैं वो आते हैं। इस तरीके से देखो अगर आप इसको, तो यहाँ ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, ये अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मानूँ, ये वाई एक्सिस मानी, तो ये एक्सिस पर लॉब आएंगे। तो समझ जाओ ये हो गया आपका क्या, dx² to y²। और जो डिफरेंस वो डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछते हैं वो ये होता है कि एक ये भी है dxy, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, बस इसमें लॉब हैं वो एक्सिस पे नहीं आते। और दोनों की शेप जो है वो क्लोवर लीफ लाइक या डबल डम्बल शेप भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आएगा। तो मैं पहले बता दिया कितना एंगल यहाँ रोटेट किया जो ये बनेगा, तो 45 डिग्री एंगल है। आगे की बात करें तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर, और दोनों के आयन की कॉन्फ़िगरेशन आप छोड़ना मत किसी हालत में, ये आती है। ड्रॉ द शेप ऑफ dz², बिल्कुल ये डोनट शेप होती है। ठीक है, विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबसेल। कौन बताता है, कौन सा क्वांटम नंबर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, तो आंसर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, मतलब स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो और आगे चलते हैं। इन पे सब पे पहले से ही जो हाईलाइट है वो हो चुका है। डिफाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी इजी आता है। डिफाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो है जिसमें आप दो डेफिनेशन दे सकते हो। एक तो एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, और दूसरा क्या था, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है ना, वो दे सकते हो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, इसकी तो आदत डाल लो आप। क्रोमियम का आयन, कॉपर का आयन, ये आते ही रहेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। वेल, अगला है हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विद n = 5। तो नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल = n, यानी 5th सेल में 5 ही सबसेल होंगी। कौन कौन सी, S, P, D, F और G, ये 5 सबसेल होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2 पॉजिटिव आयन की, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जब भी कभी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताते हैं तो एक रूल है, और वो रूल ये है कि आपको जैसे Fe के बारे में बताना, तो पहले Fe की नॉर्मल बता दो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d और 4s। तो यहाँ 2, ये 26 है, तो यहाँ आ गया आपका 6। अब Fe2 पॉजिटिव आया। ठीक है, तो आयन के केस में आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ है ABC में। तो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दिस इज योर Fe2 पॉजिटिव आयन। और आपको याद होगा इसी को कहते हैं फेरस आयन। Fe3 पॉजिटिव होता है फेरिक आयन। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया आपका। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। भाई पहले में n की वैल्यू 1 है, ओके, l की वैल्यू 0 है। देखो इस तरीके से आप इसको आप बता सकते हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो देखो 1 होगी तो l की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1, 0 से 1-1 0 0 हो गया, m क्या हो गया -l2 + l, तो -0 से +0 ये भी 0 हो गया। और s में +½ -½ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो +½ -½ कुछ भी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या दे रखा है -½ जो इतना रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पहला तो भाई पॉसिबल है, दूसरा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, n कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम आती ही रहेगी। व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये अपनी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से अलग क्यों है। देखो क्रोमियम जो है केस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 24 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ये होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये इससे अलग होगी क्या हुई है, आर्गन 3d5 4s1। वो कह रहा है ऐसा क्यों हुआ है, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है और उससे अलग ये क्यों है। सिंपल आंसर, बिकॉज D5 इज कम्प्लीटली हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल के दो रीजन है, कौन कौन सा, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, खत्म। तो इस तरीके से ये अलग है। और आगे चले तो हाउ मेनी सबसेल एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, आंसर है 4 सबसेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन दी सबसेल हैविंग m की वैल्यू -½ हो किसकी, n इक्वल टू 4, अभी भी थोड़ी देर पहले करा था। 16 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल n इक्वल टू 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इक्वल टू 2n², तो उसके हिसाब से टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 32, तो -½ के कितने हो गए 16। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2 पॉजिटिव की मैग्नीज 25 होता है और S2 नेगेटिव की वेरी इजी, आसान है, कर सकते हो। ओके, हंस रूल की डेफिनेशन फिर से आएगी, हंस रूल, आबव रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तो आता ही रहेगा। ओके, डिफरेंशिएट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये हमने अपने नोट्स में नहीं किया है, तो इसको हम स्पेशल करेंगे। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में दो मेजर डिफरेंस है, मैं आपको पहले इस पे अंडरलाइन करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के, उनमें आप लिख सकते हो क्या, देखो ऑर्बिट जो होता है ये एक 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे p ऑर्बिटल याद करो कैसी शेप थी, डम्बल शेप थी, d ऑर्बिटल याद करो क्लोवर लीफ फ्लैग शेप थी। तो ये 3 डायमेंशनल ऐसी शेप होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या होती है, मैक्सिमम, सिंपल। और दूसरे डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि ऑर्बिट जो होते हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है। आप देखोगे तो px, py, pz, dxy, dyz, dz, x², 2y², ये क्या है, ये डायरेक्शंस हैं सारी x एक्सिस और y एक्सिस की, जो कि अब्सेंट होती हैं ऑर्बिट में। हाँ, ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल एक ऐसी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऑल ऑर्बिटल एक्सेप्ट s ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वेव नेचर, वेव नेचर से इसका कोई मतलब नहीं है, बट ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये वेव नेचर से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, ऑर्बिटल को। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो खास डिफरेंस था भाई, मैं बता दूं इसको। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग, भाई ये हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी का है। ओके, हंस रूल तीसरी बार आ रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, एन इज इक्वल टू 5, एनसीईआरटी का है, कर चुके हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, एन एटम जिसका इलेक्ट्रॉन है 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाओ ये कोई आयन नहीं है, एटम है और 29 इलेक्ट्रॉन है तो 29 प्रोटॉन भी होंगे, इसका मतलब ये पॉपुलर एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर का है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 29 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, याद करो 3d10 4s1, और ये एनसीईआरटी में भी है, नो डाउट। आगे चलें तो हमारे पास है
विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। नियोन 10 इलेक्ट्रॉन को कवर करता है, तो 10 में 2 और 3 जोड़ दो 15, ये फॉस्फोरस है। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। आर्गन 18, 2 20 और 1 21, ये स्कैंडियम है। अच्छा, इनमें से कौन कौन पॉसिबल नहीं है? एनसीईआरटी में था, हम कर चुके हैं। अगर मैं यहीं देख के बताऊँ तो 2D पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। ओके, ड्रॉ द शेप ऑफ dx² 2y² dz², इसकी आदत डाल लो, ये आएगा। ओके, गिव क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी इन सोडियम, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की बतानी है इसकी, सोडियम एटम की। हमने ये अपने नोट्स में भी करा हुआ है। हाउ मेनी सब सेल? 4 भाई, 4 में 4। हंस रूल 4th टाइम आ रहा है। और देखो, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कौन कौन सा? n = 1, l = 0, तो ये हो गया आपका भाई 1s, ये हो गया आपका 4f, l = 3 का मतलब f। और आगे चले तो हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर देयर इन Fe2 पॉजिटिव आयन में? कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? अभी थोड़ी देर पहले Fe का करा था, ये देखो, ये D में 5 हैं, तो कैसे बताते हैं अनपेयर? D के 5 हैं, तो D ऑर्बिटल को आप बता दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो साफ साफ पता लग रहा है आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इस तरीके से। तो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बता सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? ये भी कई बार मैंने देख लिया, ये आया हुआ है। अब 3 की बात हो रही है, तो 2n² का फार्मूला लगा देंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से -½ वाले सिर्फ 9 ही हैं। पॉली एक्सक्लूजन दूसरी बार आ रहा है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है, 3d4 4s2 नहीं होती। क्यों? हाफ फील्ड मोर स्टेबल, ठीक है। और क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और आगे जाएं तो राइट द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें, वैसे तो हमने सोडियम का किया था, लेकिन पोटेशियम की भी कोई खास मुश्किल नहीं है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ ये हो जाएगी। देखो, पोटेशियम होता है 19, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैसे तो 19 है, तो आर्गन का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो आर्गन का एक कर देता हूँ, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। आर्गन 3d4s, लिखते तो पहले 3d को है, लेकिन भरते पहले 4s को है। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो एक गया है 18 के बाद 19, ये 4s बन गया। अब इसके चारों सेट आपको ऐसे बनाने हैं इस तरीके से। तो n की वैल्यू देखते ही पता लग रही है 4 है। l की वैल्यू भाई इसी 0 1 2, एक मिनट, s को देख के पता लगा सकते हैं हम। l की वैल्यू सीधी 0 है। m की वैल्यू -0 से +0 0, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप +½ भी लिख सकते हो, -½ लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों सेट आपके आगे क्वांटम नंबर के। ओके, कहानी को और आगे ले चलते हैं। ये पोटेशियम का होगा। राइट 2 मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल, आज ही किया है, ठीक है। अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, खास है। क्रोमियम और कॉपर 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देनी है भाई। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन करके 3d5 4s1, पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आ गया आपका आंसर। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा रूल वायोलेट हुआ है। तो साफ पता लग रहा है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, 1 1 आने चाहिए थे। आंसर है हंस रूल वायोलेट हो गया, ठीक है। तो ये इसका हंस रूल हो गया। ओके, आगे देखें तो राइट, अब हंस रूल 5th टाइम आया है। राइट, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फिर से प्रैक्टिस करते हैं। फॉस्फोरस होता है 15। तो अगर 15 को देखें तो भाई 15 जो कि फॉस्फोरस है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में आ गया आपके 3, तो टोटल होगी 15, 10 + 5, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं, तो p में देखेंगे तो भाई p में साफ साफ पता लग रहा है 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में तो देखो पेयर है, सब कुछ ओके है। लास्ट में भी पता लगता है हमें, तो 1 2 3 साफ पता लग रहा है। हंस रूल से भर दे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके 3, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये भी हो गया पूरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की, ये तो भाई अब आम बात है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? 3, और l की वैल्यू 0, तो 3s, इलेक्ट्रॉन हो गए 2। गिव
नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3s एंड 2p। सिंपल यार, रेडियल नोड जो होता है वो होता है आपका क्या, n-1। देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड, ये इसका फार्मूला होता है n-l-1। एंगुलर नोड है, इसका फार्मूला होता है l। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ नोड निकलते हैं। अब l से l कैंसिल हो जाएगा तो n-1। तो कुल मिला के वो पूछ रहा है कि 2p के अंदर रेडियल नोड बताओ। तो यार रेडियल नोड क्या मुश्किल था। रेडियल नोड इज इक्वल टू n-l-1, यानी n की वैल्यू यहाँ साफ दिख रही है 2, l की वैल्यू p में होती है 1, ये 1, आंसर आ गया 0। तो नंबर ऑफ नोड है इसमें 2p में 0। कौन से, रेडियल नोड। तो इस तरीके से ये भी हो गया खत्म। कईयों को पहले से ही पता होगा इसके बारे में, प्रैक्टिस की बात है। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सब शेल हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर माइनस है। ये तीसरी बार आ रहा है, अभी भी मैं कहूँगा 16 इलेक्ट्रॉन है। यूजिंग एसपीडी नोटेशन बताओ क्या है ये 3 है और ये 1 है। तो सिंपल एन और एल से पता लग जाता है। तो आंसर है इसका 3p, ये है 1s। अच्छा, हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन एम शेल, कैसे पूछ लिया उन्होंने एम शेल। वैसे क्या होता है KLM, एम का मतलब है n=3। तो तीसरी शेल में कितने सब शेल होंगे, आंसर है 3। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सब शेल इन n शेल n, यानी थर्ड शेल =3। ये हो गया। आगे अगर हम बात करें तो इसका लगभग बहुत सा जो सेक्शन है वो खत्म हो गया। अब जो रहते हैं क्वेश्चन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट हाइजेनबर्ग, अब ये जो दूसरा एरिया आ गया इसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ। वेरी सिंपल, साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर पाते विद एक्यूरेसी। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन, ठीक है, is employed to locate an electron in an atom having distance 0.1 angstrom। भाई देखो डिस्टेंस आ गया तो डेल्टा x आ गया। What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? सिंपल यार, डेल्टा x आ गया तो डेल्टा x इंटू में m डेल्टा v = h/2π। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इसका सिंपल वेलोसिटी, डेल्टा v निकल गया क्योंकि डेल्टा x दे ही रखा है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, अगर वेव नंबर दे रखा है ये, तो वेव नंबर = क्या होता है भाई, वेव नंबर = हो गया 1/λ। लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई, न्यू = c/λ। ओके, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ, खास क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का भी है। लैम्डा = h/mv, याद करो डी ब्रोगली रिलेशन। ओके, इफ वेव नंबर ऑफ बीम ऑफ लाइट इतना है तो फाइंड फ्रीक्वेंसी। यार वेव नंबर आ गया तो वेव नंबर = न्यू बार = 1/λ। लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई, सिंपल। राइट डी ब्रोगली एक्सप्रेशन फॉर द डुअल नेचर ऑफ मैटर, लैम्डा = h/mv, हो गया खत्म। और आगे चलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का खास क्वेश्चन है, 2 जगह दे रखा है, एक्सरसाइज में भी है और प्रॉब्लम में भी है। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो वेवलेंथ बताओ, ठीक है। तो पहले तो वेलोसिटी निकल जाएगी mv² से, और उसके बाद लैम्डा = h/mv, खत्म। एनसीईआरटी में भी है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। वाई, क्योंकि देखो याद करो, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो उसने क्या लिख रखा था, अगर हम वैल्यू को लेते हैं, क्या मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमने इसमें एक क्वेश्चन था, मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए आप याद करो अनसर्टेनिटी लगाया था। तो मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका आंसर आया था वो इनसिग्निफिकेंट आया था। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, हमने एनसीईआरटी में करा था। ये देखो, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन हाइजेनबर्ग का दे रखा है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आ जाना, और वहीं पे इन्होंने दे रखा है ये क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ, ये पूरा मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी से ही है और ये तो मैंने पहले बताया भी था, खास है। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन किया है तो आंसर क्या होगा,
इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए लगा के देखा, या मिलीग्राम या उससे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे तो आपका आंसर जो होगा वो बहुत ही कम आएगा, 10⁻⁻28 ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एंड वी, डेल्टा वी obtained is extremely small and is insignificant. Therefore we may say that in dealing with milligram size or heavier object the associated uncertainty are hardly or any real consequences। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिखना है। क्वेश्चन खास था ये, अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार एग्जाम में आता हुआ देखा है इसको मैंने। ओके, एक बॉल का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो उसका वेवलेंथ निकालना है। सिंपल लैम्डा इक्वल टू h/mv निकल गया। अच्छा, ये क्वेश्चन 121 है, इसके जैसे 1 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैं बता दूं क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड इतनी है और एक्यूरेसी कितनी है 99.99, ये 2-3 स्कूलों ने पूछा था, तो बताओ व्हाट इज द अनसर्टेनिटी लोकेशन इन इट्स पोजीशन। डेल्टा एक्स निकालनी है और डेल्टा वी जो है वो 40। इस तरीके से आपको करना क्या है कि जो डेल्टा वी दे रखा है कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो इसकी वैल्यू दे रखी है ये दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसकी अनसर्टेनिटी जो दे रखी है, एक्यूरेसी जो दे रखी है वो 40 का ही 99.99% निकाल रहा है। यानी आप कह सकते हो कि ये नियरली, यार आंसर वही तो आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा वी आपके पास है, डेल्टा एक्स आपको निकालना है, ठीक है। और याद है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/में 4 पाई, सॉरी मैं 2 पाई बोल रहा हूँ, 4 पाई है, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यू मास जो है वो किसका लेंगे यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे। और अगर देखें तो बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 1 2 3, ये तो चलो एनसीईआरटी में कराया हमने। यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी इतनी, अब की बार एक्यूरेसी 0.005 है, तो आपको ऐसे ही हर बार एक्यूरेसी निकालनी है इसकी परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ भी देखो वही कह रखा है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, इज किसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो, एंड इट्स वेलोसिटी इतने परसेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इतनी है, तो इसका इतना परसेंट निकाल लेंगे। हर बार वो ये देखो परसेंट इसमें भी है। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और तीनों आए हुए हैं। ओके, अगला है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, कोई डाउट ही नहीं है। तो आपने एक बात तो नोटिस कर ही ली होगी कि हंट्स रूल हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो रेयरली क्यों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। कैन वी अप्लाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, रुके हुए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम ये लगा सकते हैं? आंसर है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है वहाँ साफ पता लग रहा है वेलोसिटी 0 होगी, और अगर जब वेलोसिटी ही 0 हो गई तो डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो जब वेलोसिटी ही 0 हो गई तो यहाँ जो x आएगा वो भी क्या आएगा आपका, इस 0 के होने की वजह से ये भी जो इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो डेल्टा v के 0 होने से सब कुछ 0 हो गया, तो इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रुके हुए इलेक्ट्रॉन यानी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं होता। एक बार मैं इसका जो आंसर है वो दिखा दूँ। वैसे तो ABC वगैरह में भी दे रखा है, और जिन्हें नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, बाकी तो आसानी है। जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये देखो, ये इस तरीके से उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है, और उन्होंने कहा है अगर ये स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के लिए है तो डेल्टा V 0 होगी, सिंस ऑल द टर्म विल इक्वल टू 0 सो अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये 112 का आंसर था। ओके, 113 की बात करें तो यहाँ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू मूविंग क्रिकेट बॉल, क्योंकि डी ब्रोगली होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। मास क्रिकेट बॉल का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो बहुत छोटा मास होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से भी छोटा। तो यहाँ क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मास ज़्यादा है तो लैम्डा नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ना तो डी ब्रोगली ना ही हाइजेनबर्ग।
तो और आगे चलते हैं। ओके, तो बिना थके दूसरे एरिया में आ जाते हैं हम। यहाँ पर जो है, यहाँ कहा गया है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बोहर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट में ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड। तो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, तो एनर्जी बताओ और वेवलेंथ भी बताओ, दोनों चीज पूछ रही है। और वो पहले इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, फोर्थ में। तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला करते थे हम डेल्टा ई का। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, आपको याद होगा क्या, 2.18, ये डेल्टा ई है 2.18 10 की पावर -18 1/n1² -1/n2²। यानी आप इलेक्ट्रॉन पहली से फोर्थ में ले जा रहे हो। डेल्टा ई में तो यही देखना नहीं होता आपको कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं लाना होता इसमें आंसर। यहाँ तो सिंपल, एन की वैल्यू क्या है पहला, और n2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जा रहे हो, फोर्थ में ले जा रहा हूँ। पुट कर दो दोनों वैल्यू को। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करोगे आपका आंसर आ गया। ये देखो 1/1² 1/4²। और जो भी डेल्टा ई का आंसर आया उसको एच न्यू के इक्वल कर दो। एच न्यू क्या होता है, c/λ। लो, आपका लैम्डा भी आ गया, ठीक है ना। मान लो आपकी एनर्जी नेगेटिव आई है, नेगेटिव एनर्जी यहाँ नहीं लिखनी होती है, यहाँ सिर्फ इतना पूछ रहे हैं वो डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। वैसे तो साफ साफ पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है, ना कि रिलीज। तो प्लस में आंसर आएगा, आपको प्लस वैल्यू यहाँ रखनी है और डेल्टा सिंपल निकल गया। तो ये जितने क्वेश्चन ये बड़े बड़े दिखते हैं ये ऐसे होते नहीं, बहुत आसान है। आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और आ गया, एमिशन ट्रांजिशन इन पास्टन सीरीज। आपकी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। मतलब आप ये मान के चलना 98% क्वेश्चन आपको सारे किए हुए दिखाई देंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपकी एनसीईआरटी में था, बहुत आसान था और हो भी गया था। इसकी वैल्यू भी शायद याद है मेरे को, 5 आई थी। ओके, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ये भी आपके एनसीईआरटी का था, कर चुके हैं। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के नाम से बड़ा पॉपुलर है। आपको याद होगा हमने एक इसमें लाइन लिखी थी, फॉर लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट वेव नंबर शुड बी शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। तभी उसकी n2 की वैल्यू 3 आई थी और n1 की तो खैर 2 ही आएगी, क्यों, बाल्मर है, विजिबल रीजन में आई है, ठीक है। और आगे चलते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है ना। लिमिटिंग लाइन बोल रखा है, तो देखो लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का है और कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो। तो ये खास क्वेश्चन है, इसको भी मैं करवा रहा हूँ। देखो एक बार ध्यान से, देखो लाइमन की बात बोल दी उन्होंने और वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेव नंबर का तो हमें पता है 1.09677 × 10 की पावर 7 1/n1² -1/n2², इस तरीके से। अब लाइमन है तो एक बात तो साफ है, देखो इसे 1/λ ही बोलते हैं। 1.09677 × 10 की पावर 7 लाइमन है तो एक बात साफ है, n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी। उन्होंने कहा है कि लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी ∞²। इन्फिनिटी का मतलब है 1/∞0, तो आपका सीधा सीधा यहाँ से 1/λ निकल जाएगा। और जो भी आपका 1/λ निकलता है, जैसे मान लो आपका 1/λ जो है ये आ गया 1.09677, ये तो सभी को पता यही आएगा। और यहाँ से जो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.11 10 की पावर -8 मीटर। ये लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी, क्योंकि न्यू इक्वल टू c/λ। तो ये एक खास क्वेश्चन था भाई, देख लो, आपके नोट्स में नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया था, छोड़ना मत। ये आपके एनसीईआरटी में बड़ा आसान भी है कि वो कह रहा है एनर्जी निकालो फिफ्थ ऑर्बिट में किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये भी खत्म। ये आपके एनसीईआरटी में हमने किया था n = 5 से n = 2 में जाना है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकालो। आपको याद होगा हमने यही क्वेश्चन 3 तरीकों से कर रखा है, 3 फॉर्मूले से कर रखा है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, वेव नंबर का फार्मूला और डेल्टा ई का फार्मूला, ठीक है। 5th से इलेक्ट्रॉन 2 में गया है। ओके, और अगर बात करें तो हम विच सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाई इन द विजिबल रीजन, बाल्मर, करेक्ट आंसर बाल्मर हो गया इसका। वाई बोहर्स ऑर्बिट कॉल स्टेशनरी ऑर्बिट, देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है और मैं आपको एबीसी का आंसर दिखा देता हूँ। एबी वैसे तो हर जगह आंसर मिल जाएंगे, लेकिन एबीसी का आंसर और भी क्लास है, तो जो एबीसी का जो आंसर है वो भी देख लो। अगर किसी के पास एबीसी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ज़्यादा कोई बड़ी बात
है नहीं कि नहीं है तो ठीक है। एक बार मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन खास है इसलिए इसकी इतनी इज्जत है, ये कई बार पूछा भी गया है। देखो ये रहा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई बोहर्स ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आंसर है स्टेशनरी ऑर्बिट मीन दैट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर फिक्स्ड। ठीक है ना, तो ये थी इसकी स्टेशनरी। एक ये भी क्वेश्चन देख लो जो इसी के साथ आई गए हैं। तो हाउ फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर भी रिलेटेड हो सकते हैं। देखो कमाल की बात, फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा, वेव नंबर 1 बाई लैम्डा। तो दोनों को अगर लैम्डा के थ्रू इक्वल करें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। देखो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई वेव नंबर, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का लैम्डा लैम्डा इक्वल होगा, तो दोनों वैल्यू को इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। ठीक है ना, तो ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में है और अच्छा क्वेश्चन है ये। कई स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो पूछते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बोर्स ऑर्बिट, ये हो गया। अच्छा, वाई देर इज लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी ज़्यादा लाइंस क्यों होती हैं? बाकियों में अगर इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं ना हाइड्रोजन का, तो जो लाइंस आती हैं जैसे लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पी फंड, आप क्या सोचती हो? हर किसी की है ये, सिर्फ इतनी सारी लाइंस ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और सारी की सारी जो शेल्स होती हैं वो सारी खाली होती हैं, तो वो जंप इधर से उधर और करता है और जो भी ट्रांजिशन दिखाता है 1 से 4, 1 से 3, 1 से, तो इससे बहुत सारी लाइंस आती हैं। ठीक है ना, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है, आप चाहो तो इसका भी नोट कर सकते हो जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, और नहीं तो इसका नेट पे भी बहुत अच्छा आंसर दे रखा है। तो आंसर है इसका इस तरीके से, large number of lines are there in hydrogen spectrum because the gas contain large number of atoms। कोई नहीं, इसका जो आंसर है आप देख लो, लेकिन मैं आपके पास एक आंसर सेंड करूंगा, वो भी आप देख लेना इस क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, वही बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। 6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, देखो कितनी बार आया हुआ है। तो 6 से ग्राउंड स्टेट में आया तो कह रहे हैं कितनी लाइंस होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि आपके सामने कोई नए नहीं है, आप पहले भी समझ चुके हो उनको। 6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ लाइन के लिए, n(n-1/2)। तो 6 माइनस 1 हो गया 5/2, आंसर आ गया आपकी 15 लाइन्स। ठीक है ना, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो इसका। और अगर बात करें इसकी तो अब तो कुछ खास है नहीं, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतनी स्ट्राइक द मेटल सरफेस वर्क फंक्शन। इसका इतना, ये तो यार एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं इसको। ठीक है ना, आपके नोट्स में भी है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अच्छा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये आपकी तीसरी वो डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा आई हुई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको 3 पॉइंट बता दूं, और थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि जो भी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है, जो भी आपने समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सभी का सभी बाद में किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने जब इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उसने उसकी उस थ्योरी को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये जो वर्ड है फोटोन ये उसी का दिया हुआ है, किसका? आइंस्टीन का। तो उसकी थ्योरी को हम आइंस्टीन की थ्योरी बोलते हैं। और एक बार आपको अच्छी तरह से मैं दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट आपको लिखने हैं कुल मिला के इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। देखो आपको याद होगा, इस तरीके से जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर रहे थे तो सबसे पहले जो हेनरी हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट आया था, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद हालांकि एनसीईआरटी में पूरा डिस्टिंग्विश नहीं दे रखा। ये देखो ये लाइन, आइंस्टीन ने इस पूरी लाइन को देखो। आइंस्टीन इन 1905 वाज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट द स्टार्टिंग। तो यहाँ से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करो किसके थ्रू? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करो। तो भाई आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं।
तो क्वांटम थ्योरी के से किस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाएंगे, तो इसके 3 पॉइंट आप लिखाओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या? एक तो जो न्यू नोट है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, ये अलग होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है ना, हर मेटल्स के लिए ये अलग होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो आइंस्टीन ने बताया था वो क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यानी इसको आप पूरा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, या फिर आप इतना भी लिख दोगे इनफ है, ठीक है ना। तो जो भी आप स्ट्राइक करवाने वाले हो वो क्या होनी चाहिए, जो न्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, न्यू नॉट से, ठीक है। ये आइंस्टीन का दिया हुआ फॉर्मूला है, क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेके जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो है जो आप इसमें लिखने वाले हो वो यही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं निकलते हैं रेडिएशन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी याद करो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ही कहते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट, याद करो ब्राइटनेस को ही कहते हैं नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन के, ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन। और इसी में क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 पॉइंट लिखाओ, ये क्वांटम थ्योरी के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एक्सप्लेन हो गया। और चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। लगभग क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन विद द सीजियम मेटल इतना है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बिल्कुल एनसीईआरटी का कर चुके हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन देखो 2 बार दे रखा है, यहाँ भी 2 बार दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी 2 बार दे रखा है, ठीक है, एक तो एक्सरसाइज में, एक प्रॉब्लम में। ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये एग्जाम में बहुत आया है और प्राइवेट स्कूल भी इसको बहुत पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो मैक्सवेल की दी हुई थी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो प्लैंक की है ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ये बताया था कि जो लाइट रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से परपेंडिकुलर किसके, इलेक्ट्रिक जो लाइट जो है, जो रेडिएशन है वो क्या इस तरीके से वेव की तरह जाती है, ठीक है। और उसके अंदर 2 फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अच्छा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि लाइट ऐसे कॉन्टिन्यूसली मैनर में नहीं होती। मैं कुल मिला के बहुत शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो, ये बात बोली थी इस तरीके से रेडिएशन जो जाती है कॉन्टिन्यूसली, ये बोली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने। और इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी थी उसने क्या कहा था कि क्वांटम थ्योरी जो है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसने कहा था लाइट ऐसे नहीं जाती, वो इस तरीके से टुकड़ों में होती है, ठीक है ना, इस तरीके से टुकड़ों में होती है ऐसे लाइट, और हर टुकड़े में एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया क्या, क्वांटा। और कई सारी एनर्जी को क्या कहेंगे, क्वांटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरी है। इसके जो आंसर है बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेना, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, समझ में भी आएगी आपको, ठीक है। तो ये देखो, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दोनों में डिफरेंस क्या है, एनर्जी इज एमिटेड continuously from one source in the form of radiation traveling in the form of wave associated with electric and magnetic field oscillating perpendicular to the each other in the direction of radiation, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बता रही थी, the radiant energy is emitted or absorbed discontinuously, continuously नहीं, discontinuously in the form of small packet of energy called quanta, called photon in case of light, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन रहेगा इसका, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। और अब आपके जो अगली क्लास में क्वेश्चन होंगे वो मेडिकल नीट के क्वेश्चन होंगे। तो डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, यार द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट ऑब्जर्व, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये अलग अलग एग्जाम में नॉर्मल जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी और आपको समझ में भी आए होंगे ये, क्योंकि है ही इजी कॉन्सेप्ट ये। जो बच्चे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुश्किल लगा हमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपके सामने ही सारा था। और बहुत बच्चों ने ये भी बोला कि हमें ये चैप्टर बहुत आसान लगा, उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए।
तो थैंक यू सो मच। तो ये क्लास भी आपकी ख़त्म होती है, ये सेकंड लास्ट क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पीरियोडिक टेबल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।